प्यारे बच्चों, परिसर अध्ययन के भाग 1 में के उसके पाठ 1 में हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी नामक ग्रह यह सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। इसी पृथ्वी की तरह और भी ग्रह अर्थात कुल 8 ग्रह सौर मंडल के केंद्र अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इस विषय के दूसरे पाठ में हम अब ध्यान देंगे उसके एक भाग अर्थात पृथ्वी के घूमने पर। अतः परिसर अध्ययन का दूसरा पाठ जो है वो है पृथ्वी का घूमना। हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बच्चों, क्या कभी आपने लट्टू, जिसे अंग्रेजी में टॉप कहते हैं, उसको घुमाया है? रस्सी को लट्टू के चारों तरफ लपेट करके जब उसको हम छोड़ देते हैं तो देखते हो कि अपनी धुरी पर, उस कील की धुरी पर, नोक पर वह चारों तरफ घूमता रहता है। वो जो कील है उसको हम विज्ञान की भाषा में अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। और वह अक्ष के चारों ओर लट्टू घूमता रहता है। ठीक इसी तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर लगातार घूमती रहती है। अर्थात यह कोई भी पिंड, जैसे पृथ्वी या कोई भी पिंड जो अपने चारों तरफ घूमता रहता है, इस घूमने की क्रिया को कहते हैं परिभ्रमण। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। अर्थात पिंड जो स्वयं के चारों ओर घूमता रहता है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। और यह कहाँ घूमता है? अपने अक्ष या धुरी पर। यह अक्ष और धुरी हमको दिखाई नहीं देता। लट्टू में उदाहरण हमने बताया, लट्टू की तरह एक कील लगा हुआ है। ऐसा कोई कील पृथ्वी में नहीं लगा हुआ है, ऐसा मत सोचो। लेकिन इसी तरह जिस तरह से लट्टू घूम रहा है अपने एक निश्चित धुरी पर, वैसे ही पृथ्वी भी चारों तरफ घूमती रहती है अर्थात परिभ्रमण करती रहती है। अब ग्लोब तुमने देखा है क्लास में। ग्लोब अर्थात एक ऐसा गोल जिस पर चारों तरफ पूरे पृथ्वी के सभी देशों के, यहाँ तक कि समुद्रों के पूरा का पूरा मानचित्र बना रहता है। इस ग्लोब को देखने पर हमें यह ज्ञात होता है, इससे बहुत सारी बातें पता लगेंगी जिस पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे हम। ग्लोब को देखो, अब जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ग्लोब, अर्थात ग्लोब में भी एक धुरी बनाई गई है। और अगर ध्यान देखोगे तो ग्लोब सीधा न खड़ा होकर के, बल्कि वह थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ एक तरफ झुका हुआ रहता है। देखो एक निशान बना हुआ जिसमें ऊपर लिखा है यन, नीचे लिखा है यस। यन मतलब नॉर्थ पोल और यस का मतलब साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में थोड़ा सा। और यह देखोगे एक साहुल बोलते हैं जब कोई दीवार वगैरह बनाते समय जो कड़िया है या जो राजमिस्त्री होता है वह अपने साथ एक रस्सी लगता है, डोरा रखता है। उसके नीचे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लगा होता है जिससे कि वह एकदम सीधा नीचे पड़े। साहुल को सामने करने पर तुम देख रहे हो कि यदि केंद्र से ऊपर की तरफ देखा जाए तो यह पृथ्वी थोड़ा एक तरफ झुकी हुई है। हाँ, एक तरफ झुकी हुई, एकदम सीधे पृथ्वी नहीं खड़ी है, लट्टू की तरह सीधे नहीं खड़ी है। तो उत्तर ध्रुव जो है वह थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब पृथ्वी का वो जो उत्तर से दक्षिण जो लाइन बनी हुई है, दिखाई दे रही है यन से यस के बीच में, उसे ही कहते हैं हम पृथ्वी का अक्ष। क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष। और इस अक्ष में नीचे देखो बीचों बीच एक लिखा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में एक मानी गई रेखा है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए जो विषुवत रेखा होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ जो भाग होता है ग्लोब में, गोलक या ग्लोब में जो ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं उत्तरी भाग, और नीचे वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं दक्षिणी भाग। आकृति देख करके देख सकते हो कि हमारा भारत देश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है।
गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में बहुत सारे देश, समुद्र का बहुत सारा भाग, यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम इसको अगर यन और यस अर्थात नॉर्थ और साउथ पोल को ध्यान से देखते हैं तो इस हिसाब से अगर हम इसको अच्छी तरह देखते हैं तो दो गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, इसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि यदि ग्लोब के बगल में कोई प्रकाश पुंज या एक आकृति देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि पृथ्वी गोलक के सामने यदि एक मोमबत्ती रखी जाए और मान लिया जाए कि मोमबत्ती जो है ये क्या है, सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रकाश यहाँ से निकलता है। प्रकाश देखोगे तो पृथ्वी के गोलार्ध पर आकृति में साफ साफ देख रहे होंगे, यह जिस तरफ मोमबत्ती रखी है वहां पर साफ साफ प्रकाश दिखाई दे रहा था। तो वहां के जो देश बनाए गए हैं, जो देश की संरचना है वह साफ साफ दिखाई देती है, अर्थात प्रकाश वहां पड़ रहा है। तो जहां पर प्रकाश पड़ रहा है इस समय, वह क्षेत्र या वहां पर इस समय दिन रहेगा। और पीछे की तरफ जहां अंधेरा भाग है, जहां नहीं प्रकाश पड़ रहा है, उसे कहेंगे वहां पर रात्रि होगा, वहां पर रात होगा। तो दिन और रात की जो संकल्पना की गई है, ठीक इसी तरह से कि सूर्य की तरफ पृथ्वी का जो आधा भाग होता है वहां पर दिन होता है और पीछे के भाग में रात होती है। और जैसा कि बताया गया, पृथ्वी अब एक जगह स्थिर तो है नहीं, पृथ्वी घूम रही है, अर्थात पृथ्वी घूमते 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 जब पीछे वाला भाग सामने आ जाता है सूर्य के, और सूर्य एक जगह स्थिर है, एक संकल्पना पहले कर दी गई है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चारों ओर घूम रही है। तो पृथ्वी अपने चारों ओर जो परिभ्रमण करती है, इसी परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात समय होता है। तो जहां पर जो सूर्य के सामने होता है वहां पर दिन, और जिस भाग पर उजाला नहीं है वहां पर रात होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त समझ सकते हो। जब पृथ्वी पूरा ग्लोब घूमता हुआ ग्लोब देखेंगे तो जहां पर काला भाग और ये जहां पर प्रकाश युक्त भाग है, ये दोनों भाग जहां मिले हुए हैं, वहां उस क्षेत्र में जितने लोग रहेंगे उनको जब जैसे जैसे ग्लोब घूमता रहेगा, अर्थात हमारी पृथ्वी घूमती रहेगी, तो वहां के लोगों को रहेगा कि अब सूर्योदय हो रहा है। उनको सूर्योदय लगेगा, धीरे धीरे सूर्य लगेगा कि अब सूर्य ऊपर की तरफ चल रहा है, और फिर दोपहर हो जाएगी, और शाम के समय जब यही भाग दूसरी तरफ चला जाएगा तो वहां उनको रात्रि का आभास होगा। हाँ, ग्लोब में देखो एक लाल रंग की बिंदी दिखाई दे रही है, वह लाल रंग की बिंदी पर सीधे वहां पर सूर्योदय के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहां के जो लोग रहेंगे उनके लिए होगा कि अब सूर्योदय हो रहा है। इस बात को ध्यान दो। इसी तरह से ये जो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है अपने धुरी के पर घूमते हुए, या जो परिभ्रमण के कारण जो एक चक्कर लगाती है, इसे ही पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। और इस एक चक्कर के लगाने को लगभग हम एक दिवस कहते हैं। एक दिवस अर्थात 24 घंटा। 24 यदि हम इसको घंटे में बांटें तो 24 घंटा लगता है। अर्थात एक दिवस में एक दिन होता है और एक रात होती है। एक दिवस में एक दिन और रात को मिला करके उसे हम कहते हैं एक दिवस। समय मापन के लिए, काल मापन के लिए इसको हम लगभग 24 घंटा कहते हैं। अर्थात 24 घंटे में एक दिन एक रात होता है। अब तुम कभी देखते होगे कि कभी दिन छोटा होता है, कभी दिन बड़ा होता है, या कभी रात छोटी होती है, कभी रात बड़ी होती है। यह क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पृथ्वी सीधे अपने धुरी पर खड़ी नहीं है, बल्कि एक तरफ थोड़ा सा वह झुकी हुई है। झुकी हुई होने के कारण उसके घूमने पर
जो स्थान होता है अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वह जितने स्थानों पर पड़ती वहां पर दिन, पीछे की तरफ रात होता है। और सीधा नहीं, अगर पृथ्वी एकदम सीधे खड़ी होती लट्टू की तरह तो हमेशा दिन और रात 12-12 घंटे के हुआ करते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए दिन और रात के समय में थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। इसका ज्ञान हम आगे चल करके लेंगे। अब पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है उस पूरे परिभ्रमण को पूरे जो अपना परिभ्रमण करती है, साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे कहते हैं परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर घूमने को कहते हैं परिक्रमण, और पृथ्वी अपने धुरी पर जो घूमती रहती है उसे कहते हैं परिभ्रमण। तो परिभ्रमण में लगभग एक दिन या 24 घंटे का समय लगता है, और परिक्रमण अर्थात सूर्य के चारों ओर एक घूमने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं। 365 दिन और 6 घंटे के आसपास। इसीलिए तुम्हें आगे स्पष्ट हम करेंगे, लीप ईयर इसीलिए होता है। 365 दिनों का एक साल होता है, एक वर्ष होता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए अर्थात परिक्रमण करने के लिए एक वर्ष का समय लेती है, जबकि परिभ्रमण के लिए अपने चारों ओर चक्कर लगाने के लिए वह केवल एक दिन में एक चक्कर लगा लेती है। इसलिए एक दिन में या एक दिवस कह सकते हो, एक दिवस में दिन और रात दोनों होता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए उसे एक वर्ष का समय लगता है, और एक वर्ष का समय होता है 365 दिवस और 6 घंटे। यही 6 घंटा हर 4 साल में मिला करके 24 घंटा हो जाता है, और चौथे 4 साल में लीप ईयर आता है, और उस लीप ईयर को हम 366 दिनों के नाम से जानते हैं कि उसमें 366 दिन होता है। तो अति लीप ईयर या जो लीप ईयर को हम और अधिवर्ष भी कहते हैं, इसकी जानकारी हम अगले पाठ पर लेंगे। आज हम इतना ही, परिक्रमण और परिभ्रमण इसको अच्छी तरह से सब लोग समझ लेंगे। धन्यवाद।